नमस्कार, सौरभ द्विवेदी हमारा नाम है। आप लल्लन टॉप की ये लाइव पेशकश देख रहे हैं। एक कौतुक रहता है, गली चौराहे पर सवाल पूछा जाता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। असल परिणाम तो मई में आएंगे और किस तारीख को आएंगे ये चुनाव आयोग ने अभी बताया नहीं है, लेकिन अलग अलग सर्वे के जरिए हमारे और आपके बिहेवियरल पैटर्न को, वोटिंग पैटर्न को भांपने की कोशिश होती है। ऐसी एक कोशिश हर 6 महीने में इंडिया टुडे समूह करता है, जिसका नाम होता है मूड ऑफ द नेशन सर्वे, देश का मिजाज सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण की लेटेस्ट रिपोर्ट आज आ रही है, जिसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे अलग अलग राज्यों में आम चुनाव के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों की परफॉर्मेंस कैसी रहने की संभावना है। जिनकी बहुत खराब है वो अपने लिए आशंका शब्द चुन लें। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज कितनी सीटें जीत सकती हैं, और ओवरऑल देश में अगर इस वक्त वोटिंग होती है तब किसकी सरकार बनने की संभावना है। शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से करेंगे और आगे चल के आपको अलग अलग राज्यों के बारे में बताएंगे। इस बातचीत में हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साथी कौशिक डेका जी, जो इस सर्वे की प्रक्रिया के जो नतीजे आए और उसके बाद मैगजीन में कवर स्टोरी लिखा जाने से लेकर तमाम उसमें प्रोसेस में हिस्सेदार रहे हैं। इनसे समझेंगे, इनके पास डिटेल में डेटा है। ठीक है, तो मैं आपको जब मेन डेटा बताऊंगा तो उसकी बारीकियां कौशिक जी से समझेंगे। नेता नगरी में आप कौशिक डेका जी से मिलते रहते हैं। दूसरे हमारे साथी हैं हिमांशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है देश की उसको कवर करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के बिना पर। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम पहुंचे मेरा। क्या बात है, आज तो बंद गले में है, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट पे है क्या? महाराज गला नहीं, आवाज खोलने को कहा था सर। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हिमांशु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं बंद कर लूं, हो सकता है कैमरे पे मेरी तस्वीर अच्छी ज्यादा आ जाए। नहीं, आपकी तस्वीर बहुत अच्छी आ रही है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सर्वे के नतीजे सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जो दम भरता है 80 सीटों के बिना पर कि वो देश चलाते हैं। 543 सीटें कुल जमा, 273 बहुमत का आंकड़ा, और उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं 80 लोकसभा सदस्य। पिछली मर्तबा की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 64 सीटें हासिल हुई थी और जो उनके विपक्षी थे उनके पास रही थी 10, 5 और 1। 10 सीटें बसपा के पास थी, 5 सीटें सपा के पास थी और 1 सीट कांग्रेस। इस दफा क्या रहने की संभावना है? इस एमओटीएन सर्वे के मुताबिक एनडीए का यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली पार्टियों का वोट शेयर 64 से बढ़कर 72% हो सकता है। इंडिया गठबंधन, जिसमें फिलहाल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अभी तक आरएलडी नजर आ रहे हैं, इनका वोट शेयर क्या है, मैं आपको जी ये सॉरी ये सीट शेयर माफ करिए, ये सीट शेयरिंग है। 64 सीटें मिली थी पिछली बार एनडीए को, जिसमें बीजेपी के पास थी सीटें और अपना दल के पास थी। इस बार उनकी सीटों के बढ़कर 72 होने की संभावना है। 70 सीटें भाजपा को, 2 सीटें अपना दल को मिलने की संभावना है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो पिछली बार उनको 6 सीटें मिली थी, इसमें 5 सीटें सपा की और 1 रायबरेली की सीट कांग्रेस की थी। इस बार उनकी सीटों में 2 का इजाफा हो सकता है, वो 8 पर पहुंच सकते हैं। अन्य में आपको जो 10 सीटें दिख रही वो बसपा की 10 सीटें थी 2019 में, जो सपा के साथ गठजोड़ में लड़ी थी। बसपा फिर से 0 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2014 में भी लोकसभा चुनाव में बसपा का यही परिणाम था। ये तो मोटा बिंदु हो गया। इसकी डिटेलिंग के बारे में रुक करते हैं कौशिक डेका का। बताइए कौशिक, यूपी का क्या और डेटा है हमारे पास? देखिए, अगर पार्टी वाइज जाए तो बीजेपी को 2019 में 62 सीट मिले थे जी, और बीजेपी के हिसाब से वो थोड़ा खराब प्रदर्शन था 14 के कंपैरिजन 14 के कंपैरिजन में। इस बार 8 सीटें अधिक और आएंगे, तो कुल मिला के 70 सीट होंगे। अपना दल के 2 मिला के 72 पे पहुंच गए हैं। और आपने देखा कि सपा और कांग्रेस के बीच जो इंडिया उभर के आ रहे हैं नहीं आ रहे हमें नहीं पता, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इंडिया के तौर पे ही दोनों पार्टी उभरेंगे मैदान में, तो दोनों को मिला के 1 कांग्रेस को मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे शायद तय ही है, और 7 सपा को, तो 2 सीटों का इजाफा हो सकता है इस गठबंधन से।
तो और बीएसपी का पत्ता साफ दिखाई दे रहा है, कोई भी सीट नहीं आ रहा है। अब ये सर्वे हुआ था 28 जनवरी से पहले, दिसंबर के एंड से लेके 28 जनवरी तक। तो इसमें अब आरएलडी एनडीए में ज्वाइन करने की बात हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा सीट बंटवारा हो सकते हैं। तो ये जो नया समीकरण उभर के आ रहा है, इसके बारे में इस सर्वे में जानकारी नहीं थी। तो वोटिंग इसलिए परसेंटेज के बारे में कुछ बता सकते हैं? वोटिंग परसेंटेज के बारे में देखा वोट जा शेयर रहा है, कितना संभावित है? मैं आ रहा हूँ उन पे। उत्तर प्रदेश में जो वोट शेयर है, जो एनडीए के वोट शेयर है, वो 52% है। जी, और जो ये पिछली बार से 1% ज्यादा है। जी, 1% ज़्यादा है। और सपा के जो वोट शेयर है वो 30% है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए, सिर्फ 7 सीट आने की संभावना है। और कांग्रेस के 5.5% है और बीएसपी के 8.4% है। ये वोट शेयर के जो आकलन है। जी, आप वोट शेयर गौर से देखें, स्क्रीन पे बने रहने दीजिए गौरव जी। वोट शेयर को स्क्रीन पे बने रहने दीजिए। आपको ये जो बसपा का 12% दिख रहा है, अगर आप 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तब भी बसपा का 12.5% के लगभग, नहीं, बसपा का 8.4% है। मगर इसमें 2024 के प्रोजेक्शन, अच्छा अदर में सारे जुड़ गए, जी, तो आप सारे जोड़ के कह रहे हैं 12%? नहीं, तो बसपा का, मैं बसपा का अलग से कह रहा हूँ क्योंकि हाँ, मैं मैं कह रहा हूं ब्रेकअप कि के हिसाब 12 से, में हाँ, 8%, 8.5% बसपा का है। तो ये विधानसभा चुनाव से और नीचे जा रही है बसपा, जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 12.5 से कुछ ऊपर था। जी जी। और सपा का वोट शेयर विधानसभा के मुकाबले अभी 30% है। मुझे विधानसभा में कितना मिला था 31, याद नहीं 32 अभी, लगभग है, उससे थोड़ा सा घटेगा। लेकिन सपा के स्ट्राइक रेट गिर रहे हैं पहले से। देखिए, सपा के पास पिछली बार 5 सीटें थी। जी, लेकिन इस बार सिर्फ गठबंधन कांग्रेस के साथ होने के बावजूद भी सिर्फ, अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स उनकी बढ़ जाएंगी, इसलिए आप बोल रहे हैं कि बहुत नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 5 से 7 ही होंगे। जी, 2 ही सीट का इजाफा हो रहा है। कौशिक ने, आपने गौर किया होगा, जिक्र किया, जो हम लोग लगातार समाचार में देख भी रहे हैं, कि ये तब का सर्वे है जब राष्ट्रीय लोकदल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अभी भी स्पष्ट नहीं है जी। बस हमें ट्विटर पर वो मैसेज दिखते हैं उनके प्रवक्ताओं के कि कोई भी कोई बयान ना दे, नेतृत्व पर भरोसा रखे। क्लैरिटी नहीं की है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, सपा के साथ हैं, जिसने उन्हें 7 सीटें दी, या बीजेपी की तरफ जा सकते हैं 4 सीटें लेकर, क्योंकि लोग कह रहे हैं सपा के साथ 7 सीटें लेके जाएंगे, एक आध सीट कैराना जैसी कोई जीत सकते हैं। भाजपा के साथ जाएंगे तो हो सकता है 2 या 3 सीटें जीत जाएं, तो संभावनाएं बेहतर हैं, गवर्नमेंट में एकोमोडेट भी किए जा सकते हैं। ये चर्चा चल रही है कि जब 2 सीटों वाले अपना दल को एकोमोडेट किया जाता है तो फिर इनको क्यों नहीं। इस पर और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हिमांशु का। बताइए हिमांशु जी, जयंत चौधरी भगवा पटका पहनने वाले हैं क्या? मुझे लगता है जल्दी हो सकता है सौरभ जी। बातचीत का जो क्रम है वो चल रहा है जयंत चौधरी के साथ, और जयंत चौधरी को भी इस बात का तो इल्म है कि 2014 में 1 सीट नहीं जीत पाए, 2003 में सपा बसपा के साथ गठबंधन में गए, 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट जो है वो जीत नहीं पाए आरएलडी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे, तो 8 विधानसभा सीटें जीती 37 विधानसभा चुनावों पे लड़ने के बाद। तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है, लगभग ये कह सकते हैं कि 7-7.5% का स्ट्राइक रेट रहा। अब अगर आप उस पर भी देखेंगे तो भारतीय, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को एक चीज नजर आती है, भविष्य। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं, उनकी कोशिश है, उन्होंने 4 सीटें मांगी हैं, मथुरा मांगी है, उन्होंने कैराना मांगी है, साथ ही साथ बागपत है और अमरोहा है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2 सीट देना चाहती है। बात लगभग जो है तीसरी सीट पे 3 सीटों पर सहमति बन सकती है। एक राज्यसभा सीट, जयंत चौधरी राज्यसभा से हैं, उनकी राज्यसभा बरकरार रह सकती है। अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत जाते हैं तो राज्यसभा में उन्हीं के पार्टी की नुमाइंदगी जो है की जाएगी। लेकिन एक चीज वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर एनडीए में आएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनकी पार्टी को जो है वो कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट रिशफल को रोका हुआ है अभी तक। ओम प्रकाश राजभर समय समय पर अपने बयान देते रहते हैं कि जल्दी कैबिनेट रिशफल होगा, वो कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ तारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आए, उपचुनाव लड़े, हार गए, उसके बाद उनको जो है विधान परिषद में भेजने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है।
तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को अपना भविष्य जो है ज्यादा सुनहरा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आता है, वनस्पत जो है समाजवादी पार्टी के। दो सवाल हैं 2009 हिमांशु में जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जी हिमांशु जी, दो सवाल हैं चुनाव बहुत में गए थे तो specific। 5 सीटें जीती थी सर दो, हाँ, और जो इनका बेस्ट एनडीए छोड़ के परफॉर्मेंस था। यूपीए में गए। और हाँ। जी दो सवाल हैं। मथुरा बीजेपी के फ्यूचर नैरेटिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्या बीजेपी मथुरा छोड़ सकती है? मुझे तो इसकी संभावना नहीं लगती एज ऑफ नाउ। और दूसरी बात यह कि जयंत चौधरी से बातचीत कर कौन रहा है बीजेपी की तरफ से, थोड़ा वो बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि पहले दौर की जो बातचीत हुई थी आज से 2 महीने पहले, जब इंडिया ब्लॉक की बॉम्बे में बैठक हुई थी, तब कयास थे कि जयंत चौधरी पार्लियामेंट नहीं आ रहे थे और पीयूष गोयल उस वक्त मीडिएट कर रहे थे। और इस बार भी पीयूष गोयल ही जो है वो मीडिएशन का काम कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जयंत चौधरी की मुलाकात जो है वो होगी जल्दी ही। और सीट शेयरिंग को लेकर जैसे ही फार्मूला हो जाएगा कि 3 कौन सी सीटें देनी है या 2 सीटों पे जयंत राजी हो जाते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है घोषणा भी हो जाएगी और चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है वो कार्यक्रम में उसकी घोषणा हो और प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह या जेपी नड्डा वहां नजर आए। अच्छा, बहुत शुक्रिया हिमांशु, एक बार फिर आपके पास आएंगे। अभी रुक करते हैं बिहार का। उत्तर प्रदेश के बाद सीटों के मामले में बिहार का एक अहम स्थान। कुल सीटें 40 हैं बिहार में, बिहार से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में अगर पौंडचेरी जोड़ें तो लगभग आसपास आती हैं, और बंगाल। ये बड़े स्टेट बनते हैं सीटों की टैली के हिसाब से। बिहार में 2019 में एनडीए गठबंधन जो था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, जेडीयू थे और सहयोगी दल थे, जिसमें प्राइमरली एलजेपी थी, इनको मिली थी 40 में सिर्फ एक सीट ये किशनगंज की हारे थे कांग्रेस के हाथों, और 39 सीटें इनको मिली थी। इस बार इनको 32 सीटें मिलने की संभावना है, यानी 7 की घटौती है अलायंस के बावजूद। साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार की अब उस तरह की लोकप्रियता नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी दिखा, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया है। एलजेपी में भी पारिवारिक झगड़ा चल रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है सीटों के मामले में, तो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंडिया गठबंधन को पिछली बार जैसा मैंने बताया 1 सीट मिली थी, इस दफ़ा 8 सीटें मिलने की संभावना है। इन दोनों से इतर किसी का राजनीतिक भविष्य न 2019 में था और न 2024 में नज़र आ रहा है। तो एनडीए 7 के लॉस पर है, इंडिया ब्लॉक 7 के गेन पर है बिहार में। ये 7-7 का नंबर सुन के आपको लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक के लिए संभावना है, पर ओवरऑल टैली देखेंगे तो 40 में 32 एनडीए और 8 इंडिया ब्लॉक। अब इसके अंदर के डिटेल्स बताएंगे कौशिक ढेका जी। जी, ये जो 32 आ रहा है इनमें 17 बीजेपी का है, और आपको याद होगा 2019 में भी बीजेपी ने 17 सीट ही जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का पॉपुलैरिटी या सपोर्ट बेस ऑलमोस्ट इंटैक्ट है जेडीयू के साथ। जो अलायंस में जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है जेडीयू और एलजेपी की जो बाकी हिस्से है, इसका ब्रेकअप नहीं दिया है, लेकिन दोनों मिला के 7 सीटें जीतेंगे, 15 सीटें जीतेंगे। पहले जेडीयू ने जीता था 16 सीट और जहाँ तक मुझे याद है एलजेपी ने 6 सीट जीता था। तो ये 22 सीट घट के 15 हो रहा है, और ये जो 7 सीटों का नुकसान हो रहा है उनका फ़ायदा हो रहा है आरजेडी को। तो लेकिन इतना बड़ा गेन भी नहीं हुआ। आरजेडी को लास्ट टाइम 1 भी सीट नहीं मिला था, अब 7 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस वही 1 पे ही टिका हुआ है। तो कुल मिला के जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो मुझे लगता है जेडीयू को उठाना पड़ेगा, और यही एक वजह है मुझे लगता है जेडीयू को लग गया कि उनके जो कास्ट इक्वेशन है वो बहुत काम नहीं आएंगे इस बार, और इसलिए उन्होंने मंडल छोड़ के कमंडल के साथ थमा। और आप आज देखेंगे तो नीतीश कुमार जी एल.के. आडवाणी से मिले हैं, जो शायद कमंडल के प्रतीक है, राम टेम्पल के मेन प्रबोधा हुआ करते थे। तो इसलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार ने सोचा है कि इस बार अगर बेड़ा पार करना है तो कमंडल के हाथ ही कुछ हो सकता है, लेकिन नुकसान फिर भी नीतीश कुमार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा वो नंबर घट गए हैं। कौशिक जी, इससे पहले कि मैं इन आंकड़ों पर और चर्चा करूं, मैं असम से आने वाले 2 मित्रों की हिंदी से बहुत प्रभावित हूं, एक कौशिक ढेका और दूसरे हिमंता बिश्व शर्मा।
ये बड़ा ज़रूरी है कि असम को पत्रकारिता में, राजनीति में जब राष्ट्रीय नेतृत्व मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदी भाषी इलाकों की भाषा में भी, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी इम्प्रेस्ड विद योर हिंदी। और हेमंता भी लगातार अब तो हिंदी में इंटरव्यू दे ही रहे हैं। ऐसा है, ये रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मुझे जी, ये मैं अपने पत्नी को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पत्नी दिल्ली से है और जब भी मौका मिलती है उन्हें या मिलता है, वो मेरे जेंडर की जो हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, इनके काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। आप बस तो मैं सौरभ द्विवेदी से तारीफ मिलने के बाद, और इससे पहले मुझे एक रिकॉर्डिंग था, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ऐसे एक ओपन फोरम में तारीफ किया था। तो अब ये दूसरा रिकॉर्डिंग, इसके बाद तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। हालांकि जेंडर का कंफ्यूजन चलता रहेगा। वो इस वजह से है क्योंकि असमीज में और बांग्ला भाषा में जेंडर नहीं है, संस्कृत में भी जेंडर के हिसाब से क्रिया का परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग हम लोगों की मातृभाषाओं की जो मातृभाषा है उसके ज्यादा करीब है शायद। जी। हिमांशु जी, बिहार नीतीश को साथ ला रहे हैं, लेकिन एनडीए की सीटें फिर भी घट रही हैं सर्वेक्षण के मुताबिक। देखिए, बिल्कुल सीटें घटेंगी। उसका कारण यह है कि नीतीश कुमार का जो ग्राफ है वो कुछ घटा है सौरभ जी। आप देखेंगे 2020 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 2019 का 42 सीटें लोकसभा मिली चुनाव थी, और 20 का जो विधानसभा चुनाव था विधानसभा, उसमें नीतीश कुमार की सीटें 70 सीटों से घट के वो सीधा 42 सीटों पे आए। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत अच्छा रहा था, 54 सीटों से जो है सीधा 73 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे आरजेडी मजबूत हुई है। आप उसको देखेंगे संगठन के तौर पे, या उन्होंने जिस तरीके से पिछले चुनाव में बीजेपी और साथ में मांझी और मुकेश साहनी की पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव में अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उसका उनको प्रतिफल मुझे लगता है। और एक और चीज है कि जिसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भी कमी आई है और उनके संगठन में उस तरीके की मुस्तैदी नहीं है। मैं 2020 के चुनाव में जब कवर करने गया था सौरभ जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके लिए बूथ स्तर पे मैनेजमेंट करते थे। ये जेडीयू की वीकनेस है कि वो एक राज्य स्तर की पार्टी है और वहां अगर उनका बूथ मैनेजमेंट नहीं है, वहां उनके संगठन में कहीं बहुत ज्यादा खामियां हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका नुकसान जेडीयू को होगा। आप देखिए कि बीजेपी ने पिछली बार 17 सीटें लड़ी थी और 17 ही जीतती नजर आ रही है। जेडीयू ने 17 सीटें लड़ी थी, 16 सीटें जीती थी, लेकिन अगर इस बार वो 17 या 16 सीटों पे लड़ती है या उससे कम पे और उसके बाद उन्हें 8 सीटें मिलती नजर आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान जो है जेडीयू का है, एलजेपी का है, चिराग पासवान का, क्योंकि चिराग पासवान नेता है। उनके पिता के टाइम पे दोनों उनकी पार्टी इंटेक्ट थी, लेकिन उसके बाद पशुपति पारस अलग हो गए, उनके साथ 4 सांसद गए, प्रिंस राज जो उनके खुद के भाई हैं। ये तमाम समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कुछ कमी दिखाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ सौरभ जी, अभी कौशिक डेका एक चीज कह रहे थे कि वो अपनी पत्नी को दिखाएंगे कि हिंदी में इस तरीके के कमेंट मिलने के बाद कोई उनका मजाक नहीं उड़ा सकता। तो ये बात वो अपनी पत्नी को जाके ना कहें, क्योंकि अगर ऐसा वो कहेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। एक हिमांशु जी, आप बहुत प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन आप अपने तजुर्बों को दूसरों पे ना थोपें। जी नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए। जी, हिमांशु जी ने एक बात कहा कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी काफ़ी, जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी गिर गया, और ये बात सच है। क्योंकि हमने एक सवाल पूछा था कि ये जो हर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में वो पलटी मारते रहते हैं, तो क्या इससे नीतीश कुमार की इमेज में कोई डेंट आया है, कोई प्रभाव हुआ है? तो 70.7 मतलब 71% लोगों ने कहा जी हाँ, नीतीश कुमार के जो इमेज है वो ख़राब हो चुके हैं। तो ये हिमांशु जी ने जो कहा है वो डेटा वो प्रतीक कर रहा है। जी, आरजेडी की परफॉर्मेंस कैसी नजर आ रही है इस ट्रैकर में? आरजेडी 7 सीट, मैंने कहा कि पहले से 7 सीट मिल रहा है। पहले तो 0 मिला था, 0 से 7 सीट मिला है। और जहाँ तक वोट शेयर की बात है, आरजेडी का वोट शेयर मैं अभी आपको बता देता हूँ। आरजेडी का जो यहाँ पे उन्होंने पार्टी वाइज वोट शेयर नहीं दिया है, जो इंडिया और क्या कहते हैं एनडीए करके वोट शेयर दिया है,
तो बिहार में जो इंडिया वोट शेयर है वो 38% है, जहाँ पे आरजेडी और लेफ्ट दोनों ही आएंगे। और बीजेपी का जो वोट शेयर है, एनडीए का वोट शेयर है, वो 51.5% है। ओके, बिहार के बाद अब रुख करते हैं उस राज्य का जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, गुजरात। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। 26 सीटों के लिए जब 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी सारी की सारी सीटें जीती थी। इस बार का भी जो MOTN का सर्वे है, मूड ऑफ द नेशन का, वो यही कह रहा है कि क्लीन स्वीप करेगा एनडीए। और गुजरात में एनडीए का तात्पर्य सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। जाहिर सी बात है, जब एनडीए क्लीन स्वीप करेगा तो इंडिया ब्लॉक 0 पर रह जाएगा और अदर भी 0 रह जाएंगे। गुजरात में वोटिंग परसेंटेज में कुछ तब्दीली दिख रही है क्या कौशिक? गुजरात में वोटिंग परसेंटेज आपका डिफरेंस देख लीजिए, 62% बीजेपी के लिए है जी। और 26.4 मतलब 26% कांग्रेस के लिए है। बेसिकली इंडिया ब्लॉक अगर कहा भी जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई अभी तक आप और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हुआ है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो सिर्फ 26% वोट शेयर के साथ वो क्या लड़ेंगे? अच्छा हिमांशु, गुजरात पर बड़ा स्पेसिफिक सवाल है और सही सही जवाब देना गुरु, दाएं बाएं का नहीं। इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है गुजरात में बीजेपी, दिल्ली से किन नेताओं को गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़वा के दिल्ली लाया जा सकता है जो गुजरात के नहीं है मूलतः? मुझे लगता है कि अभी इस पे कहना बहुत थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन हो सकता है कि एस जयशंकर जैसे व्यक्ति अगर वो चुनाव लड़े, उनके लिए कई जगहें हैं, दिल्ली में भी देखी जा रही हैं, नई दिल्ली सीट से भी कहा जा रहा है, चेन्नई में भी उनके लिए, तो उनके लिए कई सीटें तलाशी जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो डेटा कौशिक ने दिया है, मैं उस चीज से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर आप 2014 में देखेंगे तो आपने बताया भी 26 में से 26, 2019 में 26 में से 26 सीटें जीते थे। 17 एक ऐसा दौर था भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं चुनाव उनके हाथ से निकल ना जाए विधानसभा का, और 99 सीटें जीती थी। ऐसी परफॉर्मेंस पिछले 3 दशकों में भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही थी गुजरात में। उसके बावजूद 19 में जब चुनाव होता है लोकसभा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट होते हैं, तो 26 की 26 सीटें जीत जाते हैं। और 22 का विधानसभा चुनाव, सौरभ जी आप वहां मौजूद थे, और 156 सीटें जीतकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे। और वो रिकॉर्ड मुझे लगता है कि अब ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होगा। और जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं या वहां के जो लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमारा जो मार्जिन होगा वो 2 लाख से ज्यादा का होगा जीत का। ये एक बड़ी चीज है अगर ऐसा टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले मैं जब गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष से मिला करता था, तो सीआर पाटिल एक ही चीज कहते थे कि भाई मेरा टारगेट जो है 181 में से 181 है, मैं तो वो जीतने वाला हूं, बाकी क्या होगा नहीं होगा वो लोग देखें। तो अगर ऐसे टारगेट्स और ऐसे संगठन को खड़ा करना, जो नुकसान 2017 गुजरात में दिखता मजबूती था को पार्टी लेके को, तो हम लोग चर्चा करते रहते हैं। मेरी दिलचस्पी ये जानने में थी कि दिल्ली से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। देखिए दिल्ली से मैं बताता हूं आपको, आप देखिए पुरुषोत्तम रूपाला लड़ सकते हैं, मनसुख मंडाविया लड़ सकते हैं। इन लोगों को तो चुनाव कहां से लड़ना ही है लड़ेंगे? वहां। जूनागढ़ से लड़ेंगे? कहां से लड़ेंगे? थोड़ा सीटें भी जिक्र करते जाइए। मुझे लगता है सूरत भी है, भावनगर भी है, राजकोट भी है, जहां से भावनगर, सॉरी मैं जूनागढ़ बोल गया जी। हाँ, जहां से मनसुख मंडाविया चुनाव लड़ सकते हैं जी। साथ ही साथ अमरेली से पुरुषोत्तम रूपाला अपना भाग्य आजमा सकते हैं। जिस तरीके का पीढ़ी परिवर्तन विधानसभा में देखा गया, लोकसभा में भी मुमकिन है क्या? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी, पिछली बार हरि भाई फाथी भाई गृह राज्य मंत्री थे, उनको उनकी टिकट काट दी गई। ऐसे प्रयोग तो गुजरात में होते ही रहते हैं। विधानसभा में भी देखिए, लोकसभा में तो मुझे लगता है 10-12 सांसदों के टिकट हवा में चले जाएंगे। ठीक कहा आपने, गुजरात में प्रयोग होते ही रहते हैं। चलिए, क्योंकि बीजेपी की प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी की गुजरात है। जी मुझे ऐसा लगता है
बीजेपी इस चुनाव में ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे वो बच्चे होते हैं ना जिनको हर बार 95 आते हैं, तो माँ बाप कहते हैं इस बार तुम्हें 99 तक पहुंचना है। उधर एक पार्टी या एक कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं कि मैं पास हो जाऊं, और दूसरा पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं कि जीतने की, तो इनको लगता है कि जीत ही जाएंगे, वो अपना मार्जिन बढ़ाने की पूरे कोशिश में है। बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर लो, रिजर्व के प्लेयर्स को ट्राई कर लो, वो जो हम लोग जो मजबूत टीमें उतरती है ना कमजोर टीम के खिलाफ, तो उनको लगता है कि यही टाइम है, उनको यही लग रहा है कि अब पूरे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगला प्रदेश है मध्य प्रदेश। कुल सीटें 29 माफ करिएगा, कुल सीटें 29 में पिछली बार भाजपा को मिली थी 28 सीटें, एक छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के हाथों उन्होंने गंवाई थी। इस बार जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि एक सीट का नुकसान हो सकता है मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक, और 29 में 27 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को, भाजपा को, और कांग्रेस की सीटें 1 से 2 हो सकती हैं। यहाँ पर भी गेन नहीं है और विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह हारे हैं। कौशिक, और क्या डिटेल है हमारे पास एमपी के? ये तो 2 ही पार्टी के प्रोजेक्शंस है। अब हालांकि इंडिया और एनडीए कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का फाइट है। यहाँ पे भी आप कोशिश करते हैं लेकिन आपका कोई सिग्निफिकेंस अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वोट शेयर की बात किया जाए तो बीजेपी को 58.2% वोट शेयर मिलने की संभावना है और कांग्रेस को 38.2%। तो लास्ट टाइम से तो एक सीट का इजाफा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था लास्ट टाइम, इस बार भी क्लीन स्वीप ही कहा जा सकता है। 27 सीट तो 2 सीट, एक तो सभी कहते हैं छिंदवाड़ा मिल जाएंगे, दूसरा कौन सा है ये पता लगाना है जब मई आएंगे। यहाँ पे मैं एक अपना अनुमान भी बता दूं, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप भी हो जाए और छिंदवाड़ा की जो सीट सुरक्षित मानी जा रही है वहां से भी बीजेपी किसी हैवी वेट को चुनाव लड़वा सकती है। किसको बताएंगे हमारे साथी हिमांशु, बताइए। मुझे लगता है सौरभ अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करना के लिए बड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय को वहां की जिम्मेदारी दी गई है। छिंदवाड़ा और थोड़ा हैवीवेट नाम, तो और कहीं ना हैवीवेट कहीं नाम। भारतीय जनता पार्टी की ये जरूर कोशिश होगी कि जो एक गढ़ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस, माफ कीजिएगा छिंदवाड़ा, उस गढ़ को कैसे ध्वस्त करना है उसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से करेगी। और उसके लिए चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना पड़े, इससे भी पीछे नहीं हटेगी। करना पड़े आप देखिए तो करते ही है ना। 2014 में 2 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक गुना और एक जो है वो छिंदवाड़ा की। लेकिन 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए, और 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से अगर चुनाव हारते हैं तो ये सोचने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेकंड लैब है, प्रयोगशाला है संगठन की, वो मध्य प्रदेश है गुजरात के बाद। और हम सब ने देखा कि मध्य प्रदेश में सारे लोग ये कहते थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए जो है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, 2018 के कंपैरेटिवली भी बहुत कमजोर है। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां संगठन के लिए एक तरीके से कहना जो ताना बाना बुनने की कोशिश की और उसमें लगे रूठे हुए को मनाने के लिए, और जो बिल्कुल जिनका मॉरल डाउन था उनका मनोबल कैसे ऊपर करना है, कैसे जातीय समीकरणों को साधना है, कैसे ट्राइबल बेल्ट्स पे जाके काम करना है, कैसे ट्राइबल्स वोटर्स को इफेक्ट करना है, उसकी स्ट्रेटेजी देखिए। आप देखेंगे बिरसा मुंडा की जयंती के लिए खुद ही चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को। आप तो हमको ये बताइए कि गुना, विदिशा और छिंदवाड़ा से कैंडिडेट कौन हो सकता है? देखिए, अब मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर चाहेंगे कि गुना या मुझे ग्वालियर यहां से टिकट मिल जाए, लेकिन मुझे अभी उसकी संभावनाएं जो है थोड़ी कम नजर आती हैं और पार्टी भी नहीं चाहेगी। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो वहां से सांसद रह चुके हैं, तो पार्टी जरूर चाहेगी कि उनको जो है काम दिया जाए और उनको बिजी कर दिया जाए चुनाव लड़वा के, और जो उनकी नाराजगी है उसको दूर किया जाए। और जब सरकार बने, तीसरी बार अगर बनती है, तो उसमें उनको केंद्र सरकार में बड़ा पोर्टफोलियो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई और बड़ा मंत्रालय, उनको दे दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा को भी कहीं से टिकट दिलवा रहे हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जरूर कोशिश करेंगे कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन मुझे उसके एक संभावनाएं इसलिए कम नजर आती है, थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नरोत्तम मिश्रा को लेके एक नाराजगी रहती है। जिस तरीके के वो बयान देते रहे, एज ए गृह मंत्री उन्होंने बयान दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये कह दिया था
कि कुछ नेता हैं एक प्रदेश के, वो फिल्म से लेके गाने तक और हर चीज पे बयान दे देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि नरोत्तम मिश्रा के बयान आने कम हो गए थे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्टी को हार और जीत देखनी होती है। अगर पार्टी को लगेगा कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट देनी चाहिए, तो वो टिकट दी जाएगी जीत के आधार पर, अगर वो जीत सकते होंगे। पार्टी ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कई बार। दावेदारी झांसी से चौधरी जो है वो राजस्थान में चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उनको टिकट दे दिया। 2012 में हरीश द्विवेदी तीसरे नंबर पे चुनाव पे रह गए थे उत्तर प्रदेश में, उनको टिकट देके सांसद बनाया। ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय बस नहीं है। ये और बिहार के बता अंदर, दीजिए दरभंगा के अंदर गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया हारने के बाद। ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है चलते रहते हैं, इसमें कोई बस ये और बता दीजिए कि भोपाल से कौन सा हैवी वेट आ रहा है, वहां भी सरप्राइज है? वहां पे भी सरप्राइज होगा, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के जिस तरीके के बयान, प्रधानमंत्री, वो एक अलग है। लेकिन अभी पार्टी में बहुत सी ऐसे मंथन चल रहे हैं जी। उस मंथन से क्या अमृत निकालने की कोशिश अरे करेगी मंथन और अमृत तो पता है गुरु, जो आपके पास जानकारी, वो थोड़ा अमृत हमें भी चुवा दिया करो दर्शकों को। जी कौशिक, आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस बार शायद छिंदवाड़ा में जेनरेशनल शिफ्ट होगा उल्टे तरीके से। मतलब पिता खुद लड़ सकते हैं इस बार फिर से। कमलनाथ जी जो लड़ नहीं रहे थे, ने मंच से कहा कि लेकिन कमलनाथ ने स्टेटमेंट दे दिया कहाँ है, लेकिन अभी भी समय है। अभी नामांकन भरे नहीं गए हैं, चुनाव के डेट भी नहीं आए हैं। बीजेपी में आने की भी संभावना है क्या? अब बहुत सारे आकलन लग रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। छिंदवाड़ा सीट अभी सबसे फ्लूइड है। अच्छा, ठीक है। अब रुक करते हैं उस स्टेट का जिसने 2019 में कईयों को चौंकाया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और टैली अपनी 2 से 18 पे ले गए थे। 2024 का प्रोजेक्शन क्या है बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का, देखते हैं। बीजेपी 18 सीटों पर थी, इस बार बढ़कर 19 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, यानी एक का फायदा टीएमसी। और उसमें अगर कांग्रेस की सीटें जोड़ दें तो वो 24 पे थी, टीएमसी 22 पर थी और कांग्रेस 2 पर। इस बार वो कुल जमा 22 सीटें टीएमसी जीत सकती है और 1 कांग्रेस, यानी 23 हो सकती हैं। इन्हें 1 का नुकसान है, अन्य के खाते में 0-0। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व चाहती थी। ममता बनर्जी अपने आप का प्रोजेक्शन चाहती थी। उनके नेता गाहे बगाहे कहते भी थे कि वही बीजेपी की सबसे क्रेडिबल चैलेंजर हैं। लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करती हुई नजर नहीं आ रही है। कौशिक जी, क्योंकि टीएमसी के वोट शेयर 43% है, क्रेडिटेबल है 43.5, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर 40% है। वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में बीजेपी का वोट शेयर 40 तक पहुंचना बहुत ही क्रेडिटेबल बात है। तो इसलिए बीजेपी के खाते में 1 और एक्स्ट्रा सीट आ रहा है, 19 सीट है और अभी 2 महीना बाकी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है बंगाल में बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट होंगे, क्योंकि अभी 6 महीने पहले चले जाए तो 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कॉन्टेस्ट में भी नहीं है। जो 2019 का परफॉर्मेंस था वो रिपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी ये जनवरी की सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 19 सीट, 1 सीट का इजाफा हो रहा है और टीएमसी को कांटे का टक्कर दे रहे हैं। और 2 महीना बाकी है, तो कहीं ना कहीं जो राम टेम्पल का इम्पैक्ट है वो बंगाल में भी दिख रहा है। और अभी सीए के बात किया था, तो ये सारे बातें चुनाव में इम्पैक्ट करेंगे और नतीजा इससे भी अलग हो सकता है। इससे भी अलग हो सकता है, इससे तात्पर्य ये है कि बीजेपी को इससे भी ज़्यादा गेन हो सकता है 42 सीटों में। जी, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मैं सर्वे के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ। अगला राज्य गोवा है। गोवा में कुल 2 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए को मिली थी 1 और इंडिया को 1 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को। और 2024 में भी गोवा में यही प्रोजेक्शन रहने की संभावना मूड ऑफ द नेशन के इंडिया टुडे ग्रुप के इस सर्वे में बताई जा रही है। ये गोवा का आकलन है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद रुक करते हैं उस राज्य का जो अभी खबरों में है, 14 सीटों वाला झारखंड। 2019 के चुनाव में यहाँ पे 12 सीटें मिली थी भाजपा आजसू गठबंधन को, जो वहाँ पे एनडीए फॉर्म करता है, और इंडिया ब्लॉक को, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां हैं, उनको मिली थी 2
2024 में भी यथा स्थिति रहने की संभावना इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जताई जा रही है। ये झारखंड का नतीजा है। झारखंड के बाद आते हैं दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं। बात चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर समझौता हो सकता है। अभी इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बात यह भी चल रही है कि इसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 कांग्रेस लड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है तब स्थितियां कुछ बदल सकती हैं, लेकिन फिलहाल किसी समझौते का ऐलान नहीं हुआ है। समझौता होने पर भी बदलने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना मार्जिन पड़ेगा, बहुत है। क्योंकि देखिए बीजेपी के जो वोट शेयर है वो 56.6 मतलब 57% मान लीजिए, और कांग्रेस का वोट शेयर है 25.3% और आपका है 14.9%। दोनों जोड़ भी दिया जाए तो 50 के अल्ले बल्ले नहीं 50 के आसपास भी नहीं है, 40 मान लीजिए, 5% और जोड़ दीजिए, फिर भी बीजेपी के पास नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए यथा स्थिति रहने की संभावना, यानी कि 7-0 जो 2014 में भी था और 2019 में भी था। अभी आपने जिक्र किया तो कांग्रेस के एक उभरते चर्चित नेता हैं, हमने उनसे पूछा कि दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे क्या, बोले लड़ भी लेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर तो इंटैक्ट है ना, और ऐसा नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, उसमें भी कुछ दाएं बाएं होने की आशंका है उनके हिसाब से। और ट्रांसफ़र होना थोड़ा मुश्किल है दोनों पार्टी के वोट शेयर, क्योंकि दोनों के ही जो सपोर्ट बेस है वो थोड़ा अलग अलग है, आइडियोलॉजिकली भी और फिलोसॉफिकली भी, और जो पास्ट हिस्ट्री है दोनों के, एक के खिलाफ दूसरा आगे बढ़ा था। तो मिलके काम करना ऊपर भी और नीचे भी, टॉप लीडरशिप में भी आप सबको पता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में वो प्यार है नहीं। एक और कांग्रेस के बड़े शख्स है अजय माकन जी, उन्हें भी केजरीवाल पसंद नहीं है, और वाइस वर्सा, मतलब ये पारस्परिक प्रेम है। और बाकी जो ग्राउंड वर्कर है, ग्रास रूट वर्कर्स है, उनमें भी इकट्ठे काम करना, कांग्रेस एक पुराने नेशनल पार्टी है, आपके काम करने के तौर तरीके अलग है, तो मुझे नहीं लगता ये नेचुरल अलायंस होके वोट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अच्छा हिमांशु, ये बताइए 7 सीटें हैं, विधूड़ी जी समेत सब पर कृपा बरसेगी या लगभग सारे बदलने वाले हैं? देखिए मुझे लगता है 2-3 तो बदलेंगे सौरभ जी। एक, मनोज तिवारी भी चाहते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली छोड़कर जो है बक्सर शिफ्ट हो जाए, मनोज तिवारी को भी बक्सर लड़ना है। इनके असम से इस्तीफा देके आए आईपीएस, उनको भी बक्सर लड़ना है। एक बक्सर कितने सांसद भेजेगी जी दिल्ली? नहीं, देखिए ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। मनोज तिवारी जब दिल्ली बीजेपी में आए भी थे तो वो बिहार की बक्सर सीट से लड़ना चाहते थे, वो दिल्ली की सीट से नहीं लड़ना चाहते थे, और उनकी चॉइस अगर पूछेंगे तो नेचुरल वो है। अब पार्टी क्या डिसाइड करेगी, जो आईपीएस आए हैं, क्या नाम है उनका, मिश्रा, आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा, वो लड़ेंगे, या वर्तमान में जो सांसद हैं बक्सर से अश्विनी चौबे, ये पार्टी को डिसाइड करना है। गौतम गंभीर को लेकर पार्टी को डिसाइड करना है, मीनाक्षी लेखी को लेकर पार्टी को देखना है कि क्या फैसला लेना है। लेकिन एक चीज जरूर है, हंसराज हंस उत्तरी पूर्वी जो दिल्ली सीट है, ये जो हंसराज हंस की सीट है नॉर्थ दिल्ली की, उस पे मुझे लगता है चेंज हो सकता है। दूसरा, रमेश बिदुड़ी एक संगठनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जितना काम वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हैं उतना कोई नहीं करता, 6 सांसद, लेकिन विवादास्पद है, विवाद में रहे हैं, और लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं का उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे फायरब्रांड नेताओं को पार्टी के नेता पसंद करते हैं, और मुझे लगता है उनका सिक्का चलता रहेगा। और जातीय समीकरण से देखेंगे तो गुर्जर जाट चाहिए ही है। अगर गुर्जर रमेश बिदुड़ी की जगह लाना पड़ेगा तो फिर मुझे लगता है रामवीर बिदुड़ी का नंबर लग सकता है। ये बहुत और वहां जो है, अगर रमेश बिदुड़ी का नहीं करेंगे, पर गुर्जर समाज से दूसरा नेता भी तो आ सकता है, कोई रामवीर या कोई और। मैंने रामवीर का ही कहा, अगर रमेश बिदुड़ी नहीं लड़ेंगे तो रामवीर बिदुड़ी हैं। और जाट समाज से क्योंकि प्रवेश वर्मा यहाँ कर ही रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, तो पंजाबी में मीनाक्षी लेखी भी हैं, गौतम गंभीर भी हैं, बढ़िया हर्षवर्धन का टिकट कट सकता है चांदनी चौक से, उनकी जगह कई दावेदार हैं। कट तो सकता है, जानकार तो कह रहे हैं, मतलब जानकार कहते हैं कटेगा, लेकिन क्योंकि फैसला
अंत में क्या होता है, पिछली बार मैं आपको एक घटना बता देता हूं। बताइए। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और पार्टी चाहती थी कि गौतम गंभीर जो है वो नई दिल्ली से लड़े और विजय गोयल जो है वो इस दिल्ली शिफ्ट हो जाए, और विजय गोयल इसके लिए तैयार नहीं हुए। और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो अब दिवंगत हैं, उन्होंने विजय गोयल के यहाँ मैसेज भिजवाया, मैं चाहता हूं आप इस दिल्ली से लड़िए, आप चुनाव जीत जाएंगे, पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है, नई दिल्ली से गौतम गंभीर को लड़ने दीजिए। विजय गोयल इसके लिए तैयार नहीं हुए। अगर तैयार हो गए होते तो हर्षवर्धन को भी टिकट नहीं मिलता, मीनाक्षी लेखी को भी नहीं मिलता, क्योंकि दो बढ़िया नहीं उतारे जाते अगर जातिगत समीकरणों में देखेंगे। तो वो एक चीज विजय गोयल की, उससे समीकरण रहा, और फिर मीनाक्षी लेखी, क्योंकि एक महिला रिप्रेजेंटेशन चाहिए ही होता है दिल्ली में, तो वो उसमें फिट बैठ गई। गौतम गंभीर इस दिल्ली के लिए चले गए, हर्षवर्धन भी बरकरार रह गए। बाकी सीटों पे उदित राज की जगह जो है हंस को टिकट दे दी गई, और प्रवेश वर्मा जो है वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ते रहे, पश्चिमी दिल्ली से लड़ी, साउथ दिल्ली से रमेश बिदुड़ी रहे। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखेंगे, कौशिक भी बताएं, जो दिल्ली पे कब्जा करता है, जैसे कहते हैं ना हम उत्तर प्रदेश पर कब्जा करता है, वो दिल्ली पर शासन करता है। जो दिल्ली में ज्यादा सीटें जीतता है या दिल्ली में सीटें ज्यादा पूरी सातों की सातों जीतता है, वही जो है दिल्ली पे राज करता है। आप देखिए 1999 में 6 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 98 में, 99 में सातों की 60 सीटें जीत गए। तो ये कहीं ना कहीं, और फिर 4 के अंदर बीजेपी 1 सीट जीती, कांग्रेस 6 सीटें जीत गई, और 9 के चुनाव में कांग्रेस सातों की सातों दिल्ली की सीटें जीत गई थी। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण अगर आप देखेंगे तो उन समीकरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जो जीतता है वो देश के माहौल होता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक मिनी भारत के रूप में देखा जाता है, जहां उत्तराखंड के लोग भी हैं, बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी मिलेंगे आपको, केरल से भी लोग मिलेंगे, तमिलनाडु के लोग सब राज्यों के थोड़े थोड़े लोग हैं। अब अगले राज्य का रुख करते हैं, हरियाणा के हैं। तो मिनी दिल्ली के रूप में, मिनी दिल्ली को एक मिनी भारत के रूप में देखा ही जाता है। जी। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। पिछली बार 2019 में चुनाव हुए थे तो एनडीए को 2 और इंडिया ब्लॉक को 3 सीटें मिली थी। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जोड़ दें। 2024 में मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक यथास्थिति रहने वाली है। एनडीए को फिर से 2 की 2 सीटें हासिल होंगी जो कि जम्मू रीजन की हैं, और 3 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिल सकती हैं। अब रुक करते हैं इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा का। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। बीजेपी ने 2014 में अच्छी परफॉर्मेंस की थी और 2019 में क्लीन स्वीप किया था, रोहतक समेत 10 की 10 सीटें जीती थी। प्रोजेक्शन है कि इस बार बीजेपी की 2 सीटें घट सकती हैं, 8 सीटों पर आ सकते हैं, और इंडिया ब्लॉक को 2 सीटें यानी कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसमें जिस एक सीट की सबसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही है वो एक रोहतक की सीट है, दूसरी सीट हिसार की हो सकती है, कई लोग सोनीपत का भी जिक्र कर रहे हैं। अलग अलग सीटें हैं। कौशिक दे रहे हैं ज़्यादा जानकारी। बीजेपी को एक्चुअली 3 सीट के नुकसान होंगे। एक जो सीट आ रहा है 8 में से एक जेजेपी को मिल रहा है, तो कांग्रेस को 2 सीट का गेन हुआ, बीजेपी को 3 का नुकसान हुआ और जेजेपी को 1 सीट का अलायंस का फ़ायदा होगा। और कुल मिला के आप वही 2 सीट का कांग्रेस को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम वोट शेयर की तरफ जाएंगे, हरियाणा में बीजेपी के वोट शेयर अभी भी 50% पे है और कांग्रेस के 38.3% है, और जो INLD है उनका वोट शेयर दिखाया गया है 1.7। ये जो 50% वोट शेयर है ये जेजेपी और बीजेपी दोनों का मिला के है, और INLD 1.7% वोट शेयर, तो कोई इम्पैक्ट ग्राउंड में है नहीं। तो ये है हरियाणा की स्थिति। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान है, लेकिन क्रेडिटेबल बात यह है कि जैसे चर्चा में आते हैं उस हिसाब से कांग्रेस को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। नॉर्थ बेल्ट में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था तो इसलिए यहाँ पे फिर भी सिर्फ 2 ही सीट गंवाना तो बीजेपी के लिए तो अच्छा परफॉर्मेंस ही मानूंगा मैं। हिमांशु, बस ये बता दीजिए कि बीजेपी और जेजेपी लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे या अलग? बातचीत कौन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है जेजेपी और बीजेपी कांग्रेस का जो है वो अलायंस भी होगा। कितनी सीटें दे रही है बीजेपी जेजेपी? और बीजेपी और जेजेपी के बीच में मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं, रिफ्ट है।
और आने वाले 2 से 4 दिनों में, यानी कि पार्लियामेंट सेशन के बाद, चौंकाने वाली चीज नजर आ सकती है। और जेजेपी सरकार से बाहर जा सकती है। नेता नगरी में ये बात कही भी थी। क्या जेजेपी कि सरकार से बाहर जा सकती गठबंधन है? टूट भी सकता है। अच्छा, चलिए। तब ये बीजेपी समीकरण बिल्कुल ही नहीं बदल चाहेगी जाएगा कि जेजेपी के साथ जाए, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो नॉन जाट के साथ है। और बीजेपी को लगता है कि अगर वो जेजेपी के साथ गए तो उसका नुकसान उनको हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जेजेपी जाए और त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हो और बीजेपी को उससे फायदा हो कुछ। कौशिक? हाँ, अगर जेजेपी निकल के कांग्रेस के साथ ना जुड़े तो हो सकता है बीजेपी को फायदा हो जाए। तो इसलिए लेकिन लगता है शायद अगर जेजेपी निकल जाएंगे तो अकेले नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस के साथ जुड़ने में उनको फायदा है, दोनों ही पक्ष को फायदा है। नहीं, तो मुझे कौशिक एक चीज नजर आती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में पैक्ट हो सकता है, एक सीट, 9 सीटों पे कांग्रेस और 1 सीट पे जेजेपी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक चीज, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी दुविधा ये है कि जो अंबाला सीट वो मांग रहे थे, जिस व्यक्ति के लिए सीट मांग रहे थे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। दूसरी जो सीट है सिरसा की, जो आम आदमी पार्टी चाहती थी मांगने के लिए, वो सीट के जो उम्मीदवार थे अशोक तंवर, वो जो है अब बीजेपी में चले गए हैं बीजेपी में। तो आम आदमी पार्टी किस सीट पे चुनाव लड़ेगी और कौन उनका उम्मीदवार होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पैक्ट हरियाणा में जरूर होकर नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जिक्र हो रहा है पंजाब का। पंजाब में टोटल 13 सीटें, एनडीए को पिछली बार मिली थी 4, इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 सीटों पर सिमट जाएगी एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अकाली दल गठजोड़ से बाहर है। पिछली बार अदर 0 था क्योंकि अकाली दल एनडीए में थी। इस बार अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है। ये अकाली दल की है ना, 1 सीट अदर में, 1 सीट अकाली दल और की जो है। इंडिया ब्लॉक है इसमें क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को जोड़ दिया है? नहीं, सर्वे में जो 5 सीट मिल रहे हैं, हाँ यहाँ पे जो 10 दिखाया जा रहा है इंडिया का। टेम्पलेट पे, वो 10 सीट दोनों को मिला के दिखा रहा है। 5 कांग्रेस को मिल रहा है और 5 आपको मिल रहे हैं। तो लेकिन ये हमने कैलकुलेट जब किया था वो सेपरेटली ही किया था। तो यहाँ पे मतलब आप ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस सारे अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ, और तब ये नतीजा हो सकता है। जी, ये नतीजा उस हिसाब से है, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया है कि आप और कांग्रेस वहाँ पे इकट्ठे नहीं लड़ रहे। तो जो कैलकुलेशन हुआ था, लेकिन वोट शेयर भी दिखाते हैं वोट शेयर की बात किया जाए तो जो कांग्रेस के पास 37.6% वोट शेयर है, जो काफ़ी हेल्दी वोट शेयर है। आपके पास 27.2% वोट शेयर है। सत्ता में होने के बावजूद भी आपके पास जो वोट शेयर है वो कांग्रेस से 10 परसेंटेज पॉइंट कम है। और बीजेपी के पास सिर्फ 16.9% वोट शेयर है और अकाली दल के पास 14.4% वोट शेयर है। तो ये एक अलग समीकरण है जहाँ पे कांग्रेस अभी भी इतने बुरे हाल के बाद भी ऐसा दिख रहा है कि उनके पास काफ़ी अच्छा वोट शेयर है। अब वो कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये जो एज है दूसरे पार्टियों के मुकाबले, ये देखने लायक है। और कांग्रेस का आप जानते हैं कि वो हमेशा उनको आता है कि कैसे जीतीबाजी को हारना हमें आता है, हाउ टू स्नैच डिफीट आउट ऑफ विक्ट्री। अच्छा, हिमांशु, गुरदासपुर से इस बार कौन से एक्टर को चुनाव लड़ने भेजेगी बीजेपी, विनोद खन्ना और सनी देओल के बाद? नहीं, मुझे लगता है गुरदासपुर से सनी देओल क्यों लड़ेंगे, सुनील जाखड़ भी लड़ सकते हैं। और जो होशियारपुर, हिमांशु जी हमेशा मुझे लगता है जब कहते हैं लड़ तो सकते हैं, नहीं सुने कि सूत्रों से मैंने सुन लिया है, ये लगभग कंफर्म है, लेकिन ये मर्यादा है कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है जोड़ दे रहा हूं कि बाद में कह पाए। मैंने तो कहा था कि मुझे है, अब हो सकता है विनोद खन्ना के बेटे या कोई आप जिनका जिक्र करना चाह रहे हैं, मुझे उसकी संभावना है, क्योंकि सुनील जाखड़ वहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आ गए और सुनील जाखड़ वहां सांसद रह चुके। पर उनको सब सीटों पे चुनाव लड़वाना है ना? नहीं, लड़वाना तो फिर राज्यसभा से प्रदेश अध्यक्ष को होता है, लेकिन चुनाव लड़ना भी पड़ता है। ऐसे बहुत से प्रदेश अध्यक्ष हैं जो चुनाव लड़ते भी और लड़वाते भी हैं। अच्छा। बीजेपी में कोई प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि नहीं होती है। चुनाव लड़ाने का काम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है। होशियारपुर सीट से भी मुझे लगता है सोम प्रकाश जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी जगह भी किसी दूसरे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो अभी कौशिक कह रहे थे ना कि कांग्रेस जो है वो अंत समय पे आके जो है वो भटक जाती है,
ये कांग्रेस की शायद एक दुविधा भी है और एक प्लानिंग कमी भी है कि गोल पोस्ट तक आते 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 गोल डी में आके अंत में जो है वो गोल जो है गोल पोस्ट पे मार देते हैं, सीधा अंदर शायद नहीं कर पाते। ये कमियां हैं कांग्रेस की और एक इसके नजीर भी लिए है, कांग्रेस को अभी जब हिमांशु ये कह रहे थे, एक नजीर भी है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, वहां पे काउंटिंग में किस तरह की धांधली हुई, इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी तल टिप्पणी आई। अगर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आते हैं तब क्या परिणाम हो सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा तीनों ही राज्यों में। पर उसके साथ एक राइडर भी है हिमांशु, उसके साथ एक राइडर ये है कि वोटों की ट्रांसफर करने की कैपेसिटी जैसी किसी जमाने में बसपा के पास होती थी या कुछ एक दलों के पास, बीजेपी और अकाली दल में भी ऐसा होता था कि वोट ट्रांसफर हो जाता था इजिली, जो दोनों का कार्डर था। वो अभी देखने वाली चीज है कि वो ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं। चंडीगढ़ का जो आपने जिक्र किया ना सौरभ, एक जिक्र आप अभी बिहार का नहीं कर रहे हैं। अभी 5 से 10, 10 से 12 हुआ है वहां, और समीकरण बहुत से हाथ में नहीं है बीजेपी के भी जी। अगर आप देखेंगे तो समीकरणों को पकड़ने की जरूरत है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ 1-2 विधायक नाराज हैं, नीतीश के भी नाराज हैं। अरे और जो बाजियों 3-3, पर 4-4 बार दे से रहे हैं। जीत और के आए हैं इसीलिए उनको मंत्री नहीं डेट जो बनाएंगे है- बीजेपी के, तो नाराज तो होंगे ही ना। नहीं, बिल्कुल नाराज होंगे। और अब मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि सम्राट चौधरी ने अभी तक साफा नहीं उतारा। वो साफा क्यों उतारेंगे, उनकी शपथ है, जब नीतीश कुमार सत्ता से हटेंगे तब साफा उतारेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं शपथ पूरी हो जाए इसी 12 तारीख को? वाह, लोकसभा के 7 विधानसभा चुनाव करवा रहे हैं क्या? अब वो उसकी क्या संभावनाएं होंगी, राष्ट्रपति शासन लगता है या आरजेडी, जो भी है वहां अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि 5 से 10 और 10 से 12 थोड़े ये कहे को ज्यादा समझिए। रुक कुछ करते हैं हो हिमाचल सकता है। प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, 4 की चारों 2019 में भाजपा ने जीती थी। बाद में मंडी पर बाई इलेक्शन हुआ था और प्रतिभा सिंह जीत गई थी, तो वो 3-1 हो गया था। 2024 में मूड ऑफ द नेशन का अनुमान है कि फिर से 4 की चारों सीटें बीजेपी जीत सकती है। अब देखिए, जो कौशिक बोल रहे थे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चल रही है, कांग्रेस ने 2022 में सत्ता छीनी भाजपा से, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस एमओटीएन के प्रोजेक्शन के मुताबिक वो फिर से 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। 7% वोट शेयर है बीजेपी के पास जी। कांग्रेस के पास सिर्फ 29% है। तो ये देखिए कितना बड़ा गैप है हिमाचल प्रदेश में, सत्ता में होने के बावजूद वोट शेयर में इतना बड़ा गैप। वोट शेयर में इतना बड़ा गैप, ये क्रेडिट सिर्फ प्रधानमंत्री को ही जा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि वहां तो सुक्खू चुनाव लड़ नहीं रहे हैं और अभी वैसे भी सरकार पर उनकी ग्रेप, सुक्खू वर्सेस मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस विक्रमादित्य सिंह, बहुत सारे नैरेटिव चल ही रहे हैं हिमाचल में। अब रुक करते हैं डाउन साउथ। 3 राज्य हैं हमारे पास जिनका डेटा आ चुका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। सबसे पहले तमिलनाडु का जिक्र करते हैं। तमिलनाडु में 2019 में एनडीए खाता खोलने में असफल रही थी, 0 सीटें आई थी और 39 की 39 सीटें वहां पर मिली थी इंडिया ब्लॉक को, डीएमके के नेतृत्व वाले, जिसमें कांग्रेस समेत दूसरे दल भी थे। और इस बार भी यथास्थिति रहने की संभावना है। अदर के खाते में जो 1 सीट थी वो 0 हो गई। ये जरा बता दीजिए अदर क्या था? ये अदर के वो एआईडीएमके को था लास्ट टाइम 1 सीट, जहाँ तक मुझे याद है। वो अब आके यहाँ और वो जुड़ इंडिया गया ब्लॉक है। एनडीए में नहीं और है, इसलिए यहाँ उसको पे 0 दिखाया। जो वोट शेयर की बात करूँ तो बीजेपी के पास 15.3% है और एआईडीएमके के पास 25% वोट शेयर है। तो कुल मिला के 40% हो जाते हैं। अभी जो हिमांशु जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बातचीत तो चल रही है और पूरी तरह संभावना है कि दोनों के बीच फिर से अलायंस हो जाए। लेकिन फिर भी जो इंडिया ब्लॉक के पास है 47.4% वोट शेयर है, तो वहाँ तक पहुँचने में 7 परसेंटाइल पॉइंट बहुत बड़ा गैप होता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे सर्वे के अनुसार कोई ज़्यादा चेंजेस होंगे। बीजेपी काफ़ी कोशिश करे, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। इस बार लग रहा था कि बहुत लोग कह रहे थे, प्रशांत किशोर ने कहा है कि वहाँ से सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे तमिलनाडु से। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत जाएंगे, बट बीजेपी को अगर 2, 3, 4, 5 सीट भी मिल जाए वो काफ़ी बड़ा सक्सेस माना जाता, लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है इस समय। हिमांशु जी, क्या है स्पेशल रणनीति तमिलनाडु को लेकर? देखिए, मुझे लगता है मैं कल की घटना बताता हूँ। 15 एक्स एमएलए एआईडीएमके के जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया, एक डीएमके के एक्स एमएलए ने ज्वाइन किया है। अरे वो एक्स एमएलए में कहीं ना ज्यादातर कहीं वो हैं जो बरसों पहले चुनाव जीते डीएमके थे। के
हाँ, डीएमके के एक्स एमपी है, उन्होंने ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि तमिलनाडु में अपना वोट शेयर बनाया जाए। सौरभ जी, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में, यानी कि आप देखेंगे तो बीजेपी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे है। और जो बात कौशिक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि अपना अगर नंबर्स कहीं बढ़ाए जा सकते हैं तो वो तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, यहां नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। और जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि 370 सीटें, उसके लिए ये जो स्टेट हैं वो बहुत जरूरी हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश यहां कर रही है। एआईडीएमके के अलावा डीएमडीके, पीएम के बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले डीएमके पार्टी में भी सेंध लगाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में संभावनाएं रहती हैं। आप देखिए कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक सीट जीती थी, लेकिन जीत ली थी। और 1999 में भी मुझे लगता है 2 सीटें कोयंबटूर से सीपी राधाकृष्णन, जो अभी राज्यपाल हैं झारखंड में, उन्होंने जीती थी। और जो है रामेश्वरम जहां है कन्याकुमारी की सीट, वो जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती ठीक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशें ये हैं कि वहां पे अपने जो पार्टी का बेस है, जो वोट बैंक है, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि एआईडीएमके के अंदर जो है अब 4 सेक्शन हो गए हैं। इन चारों सेक्शंस का जो लड़ाई है, इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एआईडीएमके का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर के साथ जो है वो जेल कर सकता है, यानी कि मिक्स हो सकता है और वो ट्रांसफर हो सकता है एडीएमके का भारतीय जनता पार्टी को। ये अगर ऐसा कुछ होता है जो आप प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं और कौशिक भी कह रहे हैं, तो सरप्राइजिंग नतीजे जो है तमिलनाडु से भी देखने को मिल सकते हैं। कोई सरप्राइजिंग कैंडिडेट भी देखने को मिल सकता है हिमांशु? बिल्कुल हो सकते हैं। निर्मला सीतारमन जैसे लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं वहां से। अच्छा। और रजनीकांत, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी समय समय पे उनका मन टटोलने की कोशिश करती रहती है, वो सरप्राइजिंग मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब रुक करते हैं केरल का। केरल में एनडीए और इंडिया का मुकाबला होगा तो क्या रहेगा? पिछली बार 0 पर थी एनडीए और इंडिया ने जीते थे 20 पर। यहाँ पे हम बता दें कि लेफ्ट और कांग्रेस को जोड़ दिया गया क्योंकि ओवरऑल इंडिया ब्लॉक में वो टेबल पे अगल बगल बैठ रहे हैं। इस बार भी यथास्थिति रहने की संभावना है, लेकिन इसका डिटेल ब्रेकअप क्या है कौशिक बताएंगे। केरल में कांग्रेस को इस समय मिलने की संभावना है, जो कांग्रेस को इंडिविजुअली मिलने की संभावना है 15 सीट। और जो यूडीएफ के पार्टीज़ है कांग्रेस के अंदर, जो गठबंधन होते हैं, उन पे 3 मिलेंगे तो 15 और 3 मिला के 18 सीट मिलने की संभावना है। और एलडीएफ लेफ्ट पार्टीज मेनली 2 सीट मिलेंगे। तो यहाँ पे बीजेपी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम एनडीए के वोट शेयर के बारे में बात करें, एनडीए का मतलब यहाँ पे बीजेपी ही होंगे मूलतः, 16.5%, 16.5% यहाँ पे एनडीए को या बीजेपी को वोट शेयर मिलेंगे। कांग्रेस का देखा जाए, इंडिया ब्लॉक का देखा जाए तो 45.7% वोट शेयर और लेफ्ट फ्रंट का 32.3%। सो यहाँ पे क्लियरली कांग्रेस को अभी भी एज है। हालांकि 2 बार वो विधानसभा में हार चुके हैं, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस ही आगे है अभी भी। ये चमत्कारी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये होल्ड कर पाना। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की टैली हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं। यहाँ पर हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू की मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। 2019 में आंध्र प्रदेश में एनडीए को 0 मिली थी, इंडिया ब्लॉक को भी 0 मिली थी। वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने क्लीन स्वीप जैसा किया था और 2024 का अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो उन्हें एक बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है और टीडीपी कमबैक करती नजर आ रही है। कौशिक, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ये अब तक के सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट है। और अगर ये रिजल्ट बीजेपी ने देख लिया तो शायद चंद्रबाबू नायडू के साथ दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि 45% वोट शेयर पे अभी टीडीपी है। जगन के पास 41.1% है, तो 4% की गैप है और 17 सीटों के गेन है टीडीपी को। और जगन को जो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है 22 सीट जीत चुके थे, अब उनके पास सिर्फ 8 सीट है।
तो इस हिसाब से एक ये सरप्राइजिंग फैक्टर है कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा गेनर टीडीपी है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना जगन मोहन रेड्डी रिटेन कर पा रहे। तो ये दोनों ही रीजनल पार्टी के बीच ही मुकाबला दिखाई दे रहा है और जाहिर सी बात है ये हवा का रुख तो बीजेपी को भी पता होगा। तो इससे लगता है कि कुछ ही दिन में हमें एक पुराने दोस्ती की रिवाइवल की खबर मिल जाएंगे। बताइए हिमांशु, क्या दे रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जैसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर आई। देखिए, कल देर रात जो है चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से। अलायंस को लेकर बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी वहां अपने सीटों को बढ़ाना चाहती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पे चुनाव लड़ा था वहां और 2 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो टूट चुका था टीडीपी से, और उसका नुकसान टीडीपी को भी हुआ था। टीडीपी जो है वो 17 सीटों से सिमट कर जो है सिर्फ 3 सीटों पे रह गई थी। और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली और उनका वोट प्रतिशत जो है 1% से भी कम चला गया था। यानी कि नोटा पे जितने वोट पड़े थे उससे भी जो है कम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी चीज ये है कि वहां अगर अलायंस हो सकता है तो किया जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि वहां पर 5 से ज्यादा सीटों उनको सीटें मिल जाएं अलायंस में। लेकिन टीडीपी के लिए क्योंकि ये मुश्किल होगा, क्योंकि अब की बार जो है जनसेना के साथ भी जो है वो उनका अलायंस हो रहा है। और जनसेना वैसे तो एनडीए में है, लेकिन जनसेना ने कह दिया है कि हम चुनाव अगर लड़ेंगे तो वो टीडीपी के साथ जाके लड़ेंगे। और मुझे आज जो जानकारी भी मिली है कि जनसेना के जो अध्यक्ष हैं पवन कल्याण, वो दिल्ली आ रहे हैं, वो भी मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गठबंधन पर अगर सहमति बनती है, और बीजेपी के लिए जैसा कि कौशिक ने भी बताया कि डेटा देखने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है, और इस डेटा को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि वो टीडीपी के साथ जाके अगर अलायंस करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां जनसेना का भी वोट शेयर होगा। मुझे उसका मालूम नहीं है कि उसका ब्रैकेट क्या है। जो है ब्रेकअप है क्या? कौशिक ने बताया कि लगभग 45%। अब उसमें जनसेना का कितना जी, है? हिमांशु अगर सुन लेते हैं, जनसेना का हिमांशु। वोट अलग है और एक साथ टीडीपी और जनसेना हिमांशु जी, उसका फायदा हाँ, जरूर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी तो सोने पे सुहागे का काम करेगी। ये सिर्फ टीडीपी का वोट शेयर है, इसमें किसी और पार्टी का नहीं है। जो अलग पार्टी रह गए हैं वो 9.1% है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है, कई सारे पार्टी है। वहाँ पे इंडिया का कांग्रेस का वोट शेयर है 2.7% और बीजेपी का है 2.1%। तो दोनों ही नेशनल पार्टी इस बार भी हो सकता है नोटा से भी कम मिले। तो और ये आंकड़े आ रहे हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि टीडीपी भी अकेले ही लड़ रहे हैं, बीजेपी भी अकेले ही लड़ रहे हैं और बाकी सब अदर्स में चीज जरूर है। अगर जोर दिया जाए तो शायद ये और भी जनसेना को वो 6% से ज्यादा का वोट शेयर मिला था। अगर जनसेना टीडीपी के साथ जाती है तो मुझे लगता है सीटों के नंबर में भी चेंज नजर आएगा और बिल्कुल वोट प्रतिशत में भी जो है वो चेंज नजर आएगा। बिल्कुल हिमांशु जी, क्योंकि अभी तो हमने अलग अलग करके देखा है। अगर ये अलायंस हो जाए जनसेना और टीडीपी के बीच में और साथ में बीजेपी भी जोड़ जाए तो मुझे लगता है ये 17 और भी बढ़ेंगे, 17 से जाके 22-23 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगले राज्य का रुख करते हैं। दक्षिण से पूर्व की तरफ चलते हैं। पूर्व में हमारे पास कर्नाटक आपके पास? कर्नाटक अभी नहीं आया है, मेरे पास है। सबसे पहले उड़ीसा का रुख करेंगे। उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं। 21 में पिछली बार एनडीए को 8 मिली थी। 2024 का मूड ऑफ द नेशन सर्वे है कि उनको 2 का लाभ हो सकता है और वो 10 सीटों पर पहुंच सकते हैं। इंडिया ब्लॉक को पिछली बार 1 सीट मिली थी, वो 0 पर जा सकते हैं। और अदर यानी कि बीजू जनता दल, शंख निशान की पार्टी, उसे 12 मिली थी, उनको 1 सीट का नुकसान हो सकता है। यानी अभी भी बीजेडी को थोड़ा सा एज है, लेकिन जिस तरीके की स्वीपिंग परफॉर्मेंस उनकी लोकल बॉडी इलेक्शन में होती है या विधानसभा चुनाव में, उसके मुकाबले जैसे ही नरेंद्र मोदी पिक्चर में आते हैं एक ऑप्शन के तौर पर केंद्र के चुनाव में, तो स्थितियां पलट जाती हैं। ये उड़ीसा का है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात जी, लोगों को ये अब लगने लगा है कि नवीन पटनायक की शायद ये आखिरी इनिंग्स है। तो
तो नवीन पटनायक की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है, हमने जो सीएम के सर्वे भी किया है, वो अभी भी देश के सबसे जनप्रिय मुख्यमंत्री है अपने होम स्टेट में, लेकिन उनके जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें काफ़ी गिरावट आ चुके हैं। और देखा जाए तो वोट शेयर की बात अगर देखा जाए, दोनों ही स्टेट में, उड़ीसा में दोनों ही पार्टी के बीच बीजेडी और बीजेपी, उनमें बीजेडी के पास 40.7 है, बीजेपी के पास 40.5 है, लगभग सेम है। तो आगे जाके जितने नज़दीक आएंगे चुनाव, ये नतीजा और भी अलग हो सकते हैं। ओके, माफ़ करिएगा, आप जिक्र कर रहे थे कर्नाटक का भी नतीजा हमारे पास आ गया है, मूड ऑफ द नेशन का 28 सीटों का ये रुझान। 27 सीटें मिली थी एनडीए को, इसमें जेडीयू जो जेडीएस है उन सबको जोड़ जाड़ के, और निर्दलीय वगैरह भी, और इंडिया ब्लॉक को 1 मिली थी। बहुत ज़्यादा राज्य में सत्ता परिवर्तन के बावजूद, सिद्धारमैया सरकार जो यहाँ दिल्ली में आके धरना दे रही थी, उसके बावजूद मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव नहीं होने जा रहा है। एनडीए 24 सीटें अभी भी जीत रही है 28 में, और 3 सीटों पर, यहाँ पर 4 सीटों पर इंडिया ब्लॉक जीतता नजर आ रहा है। तो 24 और 4 है यहाँ, यानी कि एनडीए को सिर्फ 3 सीट का नुकसान है। ये बताया जा रहा था कि अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई है, तेलंगाना में आ गई है, कर्नाटक में आ गई है, तो यहाँ पे कांग्रेस गेन कर सकती है, लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे में गेन करती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ रही। थोड़ा अगर वोटर स्प्लिट बता सकें आप। देखिए, 24 सीट बीजेपी को मिल रही है, ये बीजेपी का नंबर है, हालांकि वो अलायंस में है जेडीएस के साथ, और 4 सीट कांग्रेस को मिल रहा है। यहाँ पे मूलतः कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कांटे का टक्कर है। कांटे का नहीं है, क्योंकि अगर हम वोट शेयर पे आ जाए तो 52.9%, 53% बीजेपी के पास है, 42.3% कांग्रेस के पास है। तो यहाँ पे भी अंतर 10% पॉइंट है। 10% वोट शेयर के डिफरेंस जो है वो काफ़ी ह्यूज मार्जिन है, और ऐसे डिफरेंस में बहुत ज़्यादा सीट्स के इधर उधर होना संभव नहीं है। तो जो आंकड़ा आ रहा है 4 और 24, इसी तरह के होने की संभावना है। और ये एक सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि इस बार कांग्रेस को काफ़ी अच्छा बहुमत मिला था। 2 पॉपुलर सीएम और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के पास। सांगठनिक तौर पे कर्नाटका कांग्रेस काफ़ी ताकतवर है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने जो अब दोबारा येदियुरप्पा फैमिली को वापस लाए, मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में। और हमने पहले भी देखा है, लोकसभा चुनाव में कर्नाटका एक अलग तरीके से वोट करते हैं, और स्टेट इलेक्शंस में हमने चेंजेस देखा है, पहले भी देखा है। तो अगर हम 2018 में भी देखेंगे, उस बार भी बीजेपी मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे विधानसभा में, लेकिन 1 साल बाद ही लोकसभा में स्वीप कर गया था। तो उसी का रिपीट इस बार होने की पूरी संभावना है। ओके, कर्नाटक पर हमने बात कर ली, अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, ये आखिरी राज्य, उसके बाद लेंगे एक ब्रेक, और शाम को जब लाइव आएंगे तब आपको पूरे देश की स्थिति विस्तार से बताएंगे। सौरभ, मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा था जी। सौरभ, एक्चुअल क्या है, जब विधानसभा के नतीजे होते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। हमने देखा है, चाहे आप बंगाल में देखेंगे, चाहे आप उड़ीसा देख लीजिए, एक साथ चुनाव होते हैं वहां पे, तो बिल्कुल एक साथ ही चुनाव होंगे। कर्नाटक के अंदर अभी जिस तरीके से हार हुई थी, लेकिन हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 0.5 का अंतर था, वोट प्रतिशत का, सीटों का अंतर जो है 10 सीटों से ज्यादा का था। ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जब भी वोट पड़ते हैं, तो जो फ्लोटिंग वोटर है ना 10% से ज्यादा का, वो एक तरफा जो है बीजेपी की तरफ चला जाता है। और बीजेपी को यही एक एडवांटेज है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, उनको नजर आती है। जहां विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। दिल्ली का ये एग्जांपल देख लीजिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, और 15 में चुनाव होते हैं, 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटें जीतती है, 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है। 19 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन 20 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है। आप कर्नाटक में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 136 सीटें मिली हैं। ये जो है ना, यहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है बीजेपी के लिए।
किसी भी स्टेट में चुनाव आप देख लीजिए, हरियाणा में ही देख लीजिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें लोकसभा में मिली है, और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो 45 से घटकर 40 पे आ जाती है, वोट शेयर घट जाता है। ये एडवांटेज तो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उनके पास एक ऐसा नेता है, एक ऐसा चेहरा है जो फ्लोटिंग वोटर्स के साथ साथ उन पार्टियों के वोट शेयर में भी डेंट मारता है जो ये सोचते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमको अगर किसी को वोट करना चाहिए किसी चेहरे पे, तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा है। वहां पार्टी शायद पीछे छूट जाती है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है मोदी के चेहरे का। जी कह रहे हैं, अगर पूरे सर्वे का आंकड़ा देखेंगे बाद में जो हम रिवील करेंगे, उनमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनप्रियता है बाकी नेताओं की तुलना में, उनमें एक इतना बड़ा गैप है, उसको मैच कर पाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। और बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब भी कैंडिडेट, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं ही सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, मेरे नाम पे वोट कीजिए, तो जब भी मोदी के बात आते हैं वहाँ पे वो कॉन्टेस्ट लगभग एक तरफा हो जाता है। ये बीजेपी को सबसे ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं पूरे लोकसभा इलेक्शंस में। आखिरी राज्य जो हम आपको बता रहे हैं, हिमांशु जी थोड़ा सा समय की कमी है सर, रात में जब लाइव करेंगे तब आपके और विचार लेंगे। छत्तीसगढ़ आखिरी राज्य है, 11 सीटों पर यहाँ चुनाव होता है। 2019 में एनडीए ने यहाँ 9 सीटें जीती थी और इंडिया यानी कि बीजेपी को मिली थी 2 सीटें। एक दिलचस्प तब्दीली की थी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2018 का, उन्होंने सभी सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए थे। इसमें 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी शामिल थे। उसके बाद जब नए सिरे से टिकट वितरण हुआ, नतीजा ये रहा कि सिर्फ 2 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 में क्या होगा? 2024 में बीजेपी की 1 सीट और बढ़ सकती है, वो 9 से 10 पर पहुंच सकते हैं, और कांग्रेस की सीट 2 से घटकर 1 पर आ सकती है, यानी कांग्रेस का डाउनफॉल। कांग्रेस का राज्य नेतृत्व खास तौर पर और केंद्रीय नेतृत्व भी बड़ा सरप्राइज दिख रहा था छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी की हार को लेकर। वो लगभग गिवन मान रहे थे कि वहां भूपेश बघेल के 5 साल के बाद उनकी वापसी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं विधानसभा में। और लोकसभा चुनाव में जैसा कि हिमांशु और कौशिक कह रहे थे, नरेंद्र मोदी फैक्टर के आते ही जो लोकल फिशर्स वो सब दूर हो जाते हैं और एक बड़ा मार्जिन बीजेपी को इन राज्यों में मिलता है। ये अभी तक का मूड ऑफ द नेशन सर्वे है। रात में एक बार फिर आपके पास आएंगे, पूरे देश का हाल लेकर बताएंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के बीच कितना गैप है प्रधानमंत्री पद की चॉइस को लेकर। अगर बीजेपी के विदिन चुनना हो, यह भी बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कि देश का नंबर 1 क्रिकेटर कौन है, नंबर 1 फिल्म स्टार कौन है, अलग अलग कैटेगरीज। उसके लिए मूड ऑफ द नेशन का ये सर्वे होता है। आपने इतनी देर तक हमें ध्यानपूर्वक देखा, सुना। इन दोनों मेहमानों ने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणियों से हमें समृद्ध किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।